रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम फिर हाजिर हैं देश विदेश की कुछ खास खबरों के साथ। और सबसे पहले हम बात करेंगे पीएम मोदी की ट्रंप के साथ फोन पर बात के मुद्दे की। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति को पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों के खिलाफ भारत के रुख से बाखूबी अवगत करा दिया गया है। साथ ही बात होगी गडकरी की फास्ट ट्रैक को लेकर किए गए बड़े ऐलान की। और चलते चलते बात करेंगे धामी सरकार के फरमान अवैध बस्ती लाल निशान की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ 35 मिनट तक फोन पर बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों के खिलाफ भारत की ओर से शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी और साफ किया कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को इसके परिणाम भुगतने होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वार की तरह नहीं देखेगा, वह उसे युद्ध की कार्रवाई की तरह अब आगे से देखेगा और देखता है। ये खास रिपोर्ट देखिए। मोदी ट्रंप फोन कॉल, विदेश सचिव ने क्या कहा? विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मोदी ट्रंप फोन कॉल पर एक बयान में कहा, पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में व्यापार से संबंधित किसी भी विषय पर चर्चा नहीं की गई। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत ने कभी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया है और भविष्य में भी इस तरह की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा। पाक की गोलियों का जवाब तोप के गोलों से। मिस्री ने कहा कि मोदी और ट्रंप की मुलाकात G7 बैठक से इतर होनी थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के जल्दी चले जाने के कारण यह मुलाकात नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने मोदी से बातचीत करने पर जोर दिया, जिसके बाद बातचीत तय हुई। मोदी ने ट्रंप से कहा कि उन्होंने पहलगाम हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का संकल्प व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने ट्रंप से कहा कि भारत ने 6-7 मई की रात को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत की कार्रवाई नपीतुली, सटीक और गैर उकसाने वाली थी। मोदी ने ट्रंप से यह भी कहा कि उन्होंने घोषणा की थी कि पाकिस्तान की गोलियों का जवाब तोप के गोलों से दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वैंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वैंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तार से बात। बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने 9-10 मई की रात को पाकिस्तान हमले का कड़ा जवाब दिया, जिससे पाकिस्तान के सैन्य बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ और उनके एयरबेस बेकार हो गए।
पीएम मोदी ने ट्रंप से कहा कि पाकिस्तान को भारत की कड़ी प्रतिक्रिया ने उन्हें भारत से सैन्य अभियान रोकने का आग्रह करने पर मजबूर किया। विदेश सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री ने ट्रंप से साफ कहा कि इस पूरी घटनाक्रम में भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर कोई चर्चा नहीं हुई और भारत और पाकिस्तान के बीच अमेरिकी मध्यस्थता का कोई संदर्भ नहीं था। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि सैन्य कार्यवाही रोकने का फैसला भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा चैनलों का उपयोग करते हुए सीधी बातचीत में और पाकिस्तान के आग्रह पर लिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया कि भारत पाकिस्तान के साथ अपने व्यवहार में किसी भी मध्यस्थता का कोई स्वीकार नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। विदेश सचिव मिस्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की बात सुनने के बाद ट्रंप ने मुद्दों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के लिए समर्थन किया। उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने ट्रंप से कहा कि अब से भारत आतंकवाद को प्रॉक्सी वार के रूप में नहीं बल्कि युद्ध की कार्यवाही के रूप में देखेगा और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। विदेश सचिव मिस्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के दौरान इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष पर दोनों नेताओं ने सहमति जताई कि दोनों पक्षों के बीच जल्द से जल्द शांति के लिए सीधी बातचीत जरूरी है। इस दिशा में प्रयास जारी रहने चाहिए। हिंद प्रशांत क्षेत्र पर ट्रंप और मोदी ने अपने विचार साझा किए और क्षेत्र में क्वाड की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए समर्थन व्यक्त किया। मिस्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को अगली क्वाड बैठक के लिए भारत आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और कहा कि वह भारत आने के लिए उत्सुक है। G7 समिट में क्या हुआ? कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में 3 दिन G7 समिट। G7 समिट पर ईरान इजराइल तनाव का रहा असर। रूस यूक्रेन युद्ध और ईरान इजराइल संघर्ष जैसे मुद्दों पर रहा फोकस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बाकी 6 सदस्य देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई। एक दिन पहले ट्रंप अचानक समिट को छोड़कर अमेरिका लौट गए। G7 समिट के तय एजेंडा पर भी बातचीत नहीं हो पाई। समिट में G7 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सिर्फ द्विपक्षीय वार्ता ही हुई। पीएम मोदी ने समिट में गेस्ट नेशन के रूप में हिस्सा लिया। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने मोदी का वेलकम किया। भारत कनाडा के राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई। मीटिंग के बाद मोदी ने कहा, भारत और कनाडा के संबंध काफी महत्वपूर्ण हैं। हाई कमिश्नर को बहाल करने पर सहमति। आपको बता दें कि भारत और कनाडा के बीच हाई कमिश्नर को सिर्फ एक बहाल करने पर सहमति बन गई है। दरअसल आतंकी निज्जर हत्याकांड के बाद पिछले साल अक्टूबर में दोनों देशों ने 6 डिप्लोमेट्स को देश से निकाल दिया था। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली अहम रिपोर्ट की बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने फास्टैग को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उनके ऐलान से निजी वाहनों को खास तौर पर फायदा होगा। उन्होंने 3000 रुपए के वार्षिक फास्टैग आधारित पास का ऐलान किया है। अब ये पास 15 अगस्त से प्रभावी होगा। ये अहम रिपोर्ट देखें। टोल पास को लेकर क्या है मकसद? सरकार और NHAI का मकसद है टोल सिस्टम को और बेहतर करना। टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लाइन कम हो, लोग डिजिटल पेमेंट को और ज्यादा यूज करें, टोल वालों और ड्राइवर्स के बीच झगड़े खत्म हो, 60 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों की प्रॉब्लम सॉल्व हो, ओवरऑल हाईवे ट्रैवल तेज, आसान और स्ट्रेस फ्री हो। पास गैर व्यावसायिक निजी वाहनों के लिए। लंबे समय से इस बात की चर्चा हो रही थी कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय देश भर में एक नई टोल नीति लाने की योजना बना रहा है, जिसके तहत देश भर में टोल प्लाजाओं पर यात्रा को सुलभ बनाने के लिए कई नई सुविधाएं दी जाएंगी। इसी बीच केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सभी अटकलों को खत्म कर दिया है। बता दें कि नितिन गडकरी ने एक्स पर लिखा कि ऐतिहासिक पहल के तहत 15 अगस्त 2025 से 3000 की कीमत वाला फास्टैग आधारित वार्षिक पास शुरू किया जाएगा। ये पास सक्रिय होने की तिथि से 1 वर्ष तक या 200 यात्राओं तक जो भी पहले हो
वैध रहेगा। ये पास केवल गैर व्यावसायिक निजी वाहनों, कार, जीप, वैन आदि के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। ये देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध यात्रा को संभव बनाएगा। वहीं सरकार ने घोषणा की कि अब फास्टैग के लिए सालाना पास का ऑप्शन भी मिलेगा। अभी केवल मंथली पास और जरूरत के हिसाब से रिचार्ज की सुविधा मिलती है। सरकार का दावा है कि इससे देश भर के नेशनल हाईवे के टोल पर भीड़ कम होगी और पेमेंट करना भी आसान हो जाएगा। पिछले अनेक दिनों से लोगों की टोल के बारे में काफ़ी तकरार थी। सरकार ने जो निर्णय किया है वो बहुत बड़े प्रमाण पर जनता को राहत देने वाला है, जिसमें 3,000 रुपये में जो पास है साल भर का, उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज़्यादा रुपये का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3,000 रुपये में होगा। और ये जो वैलिडिटी है, एक साल में 200 ट्रिप वो क्रॉस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ट्रिप मीन्स एक टोल को क्रॉस करना। इसका फ़ायदा ये होगा कि 200 ट्रिप्स यानी 200 टोल क्रॉस करना होगा और एक टोल क्रॉसिंग की एवरेज कॉस्ट केवल 15 रुपये पड़ेगी। कुछ जगह पर ये 80 रुपये है, 50 रुपये है, 100 रुपये है, तो ये केवल 15 रुपये हो जाएगी। और मान लीजिए एक टोल पर आप 50 रुपये भी देते हो तो 200 टोल क्रॉस करने पर उसकी कीमत 10,000 होगी। उसके बदले में आपको केवल 3,000 रुपये में ये पास मिलेगा, एनुअल पास, और सालाना 7,000 रुपये की बचत होगी। और अभी जो सिस्टम हम लोग ला रहे हैं उसके बाद टोल नाके पे जैसे रुकना पड़ता था, रुकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और निश्चित रूप से ये जनता को ये स्कीम से राहत मिलेगी। ये स्कीम केवल नेशनल हाईवे के लिए है क्योंकि वही हमारा अधिकार है। बाकी रोड जो स्टेट के होते हैं उसके ऊपर ये लागू होने का प्रश्न ही नहीं होता। मैं फिर से एक बार आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इससे काफ़ी बड़ी राहत मिलेगी और 15 अगस्त से ये स्कीम पूरे भारत भर शुरू होगी और जिसमें निश्चित रूप से आपकी जो तकलीफ थी वो कम होगी। क्या है फास्टैग? फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक स्टिकर है। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप लगी होती है। इसे गाड़ी के विंड स्क्रीन पर चिपकाया जाता है। ये वाहन चालक के बैंक खाते या फास्टैग वॉलेट से अटैच्ड होता है। फास्टैग की मदद से टोल प्लाजा पर बिना रुके टोल शुल्क का भुगतान किया जाता है। इससे समय और ईंधन की बचत होती है। आखिर फास्टैग पास क्यों? फास्टैग से हर बार टोल क्रॉस करने पर पैसे कटते हैं। इस वार्षिक पास के साथ आप एक फिक्स्ड अमाउंट करीब 3,000 में साल भर या 200 ट्रिप्स तक टोल फ्री घूम सकते हैं। ये उन लोगों के लिए किफायती है जो हाईवे पर बार बार ट्रैवल करते हैं। ये पास टोल सिस्टम को और ऑर्गेनाइज्ड बनाएगा जिससे सबको फायदा होगा। 60 किलोमीटर वाला रूल क्या है? आपको बता दें कि ये पास लेना बहुत आसान होगा। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जल्द ही हाईवे ट्रैवल ऐप और अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर एक अलग लिंक शुरू करेंगे। वहां से आप पास के लिए अप्लाई कर सकेंगे। कई लोग शिकायत करते थे कि अगर उनके घर के 60 किलोमीटर के दायरे में टोल प्लाजा है तो बार बार टोल देना पड़ता है। खासकर जो लोग डेली या हफ्ते में कई बार उसी रास्ते से गुजरते हैं। ये सालाना पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अब हर बार टोल लेने की जरूरत नहीं होगी। देश भर के टोल प्लाजा पर काम करेगा पास। बता दें कि ये पास देश भर के नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर काम करेगा। आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं या चेन्नई या बेंगलुरु, हर जगह ये पास स्कैन होगा और पेमेंट हो जाएगा। लेकिन ध्यान दें, ये सिर्फ नेशनल हाईवे के टोल के लिए है, स्टेट हाईवे या लोकल टोल के लिए नहीं है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल एक अहम ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली हम रिपोर्ट की बात करते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में
यातायात दबाव को कम करने के लिए धामी सरकार ने रिस्पना और विंदाल नदी पर 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण करने का निर्णय लिया है। यह एलिवेटेड रोड 6100 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रही है। इसके लिए एलिवेटेड रोड की जद में आने वाले मकानों पर लाल निशान लगा दिए गए हैं। आंदोलनकारियों ने इसे सरकार की दोहरी नीति बताया और कहा कि यह केवल विकास का दिखावा है। यह हम रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रिस्पना बिंदाल नदी पर बनने वाले एलिवेटेड रोड के प्रोजेक्ट से यहां के लोगों की नींद उड़ गई है। नदी के दोनों तरफ बने घर दुकान चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें हजारों घर दुकान इसके दायरे में आ चुके हैं। स्थानीय लोगों को ये डर सताने लगा कि उनके सिर से कहीं छत न छिन जाए। विकास के नाम पर उठाए जा रहे कदमों ने लोगों को असमंजस में डाल दिया है। देहरादून की आड़त बाजार, चुखुवाला की इंदिरा कॉलोनी के साथ मलिन बस्तियों के हजारों घर एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट के दायरे में आ रहे हैं। यहाँ के लोगों की चिंता बढ़ चुकी है। एक तरफ घर तोड़ने की बात तो दूसरी ओर स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। जब स्थानीय लोगों से बात की गई तो इस दौरान उन्होंने कहा कि हम गरीब लोग हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। घर टूट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो किराया भरने के भी पैसे नहीं हैं। हमारी कॉलोनी काफी साल से बसी हुई है। सरकार को हमें बेघर करने से पहले पूरी जानकारी देनी चाहिए थी। जब तक हम लोगों को दूसरी जगह घर नहीं दिए जाएंगे तब तक हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे। इसके खिलाफ हम प्रदर्शन करते रहेंगे। उन्होंने दो टूक कहा कि अपने घरों को हम नहीं तोड़ने देंगे। एलिवेटेड हाईवे के नाम पर हजारों परिवारों को जो बेदखल करने का साजिश है, उसके खिलाफ आक्रोश में वहाँ के बाशिंदे जो है यहाँ इस सेमिनार में आए। आप देखते हैं कि इसमें बहुत बड़े संख्या में महिला और बुजुर्ग और हमारे यहाँ के जो देश का सीमाओं को रक्षा करने वाले जवान भी, रिटायर्ड जवान भी इसमें आए हैं, क्योंकि ये जो एलिवेटेड हाईवे है जनता नहीं चाहती है उसको, और जबरदस्ती उसको लागू किया जा रहा है, जिसमें लगभग 5000 जो घर है उससे जनता को बेदखल होने का संभावना है। इसका मतलब है कम से कम 20,000 लोग इसमें प्रभावित होने वाले हैं। तो उसके खिलाफ सरकार का आंख खोलने के लिए ये सेमिनार रखा गया। सेमिनार जो मलिन बस्तियों को तोड़ने की साजिश हो रही है, चाहे वो एनजीटी के नाम पर हो, हाई कोर्ट के नाम पर हो, चाहे वो एलिवेटेड रोड के नाम पर जो है बस्तियों को हटाने की बात चल रही है। और सरकार के द्वारा प्रायोजित तरीके से ये कहा जा रहा है कि अवैध बस्तियां हैं, ये बस्तियों के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो अवैध रूप से रह रहे हैं, वो इसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये कहना है ये लोग बहुत पुराने लोग हैं, बहुत काफ़ी लंबे 40-40 साल जो है लोगों को हो गए हैं रहते हुए। और यहाँ पर देहरादून के अंदर नदियों के किनारे ही जो है गरीब लोग बसते हैं। वो जाकर के सरकारी ज़मीन तो प्राइवेट लैंड तो खरीद नहीं सकते हैं, इतना महंगा हो गया है। तो ये कहाँ जाएंगे? हमारी मांग है कि बस्तियों को अगर आपने एलिवेटेड रोड बनानी है, उनका पहले पुनर्वास किया जाना चाहिए, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनको नागरिक सुविधाएं मिलनी चाहिए, तब जाकर के आप जो है ये एलिवेटेड रोड बनाने का सोचें। लेकिन क्या कहना चाहेंगे? निशान गलत लगाया, पहले जहाँ तक बैठने का स्थान था वहाँ तक बदलाया था और अब अंदर तक निशान लगा दिया। ये सब नाजायज काम हो रहा है। व्यापारी का उत्पीड़न नहीं है, ये दुकानें खत्म करी जा रही हैं। बहुत नाजायज काम है, गलत काम है बिल्कुल। व्यापारी पर कहाँ जाएगा? देखिए, आड़त बाजार को जहाँ तक शिफ्ट करने की बात है, ये मैं कहूँगा कि ठीक है, लोगों की रोजी रोटी उससे जुड़ी है, लेकिन उतना ही जरूर आशियाना भी है। बूढ़े माँ बाप, छोटे बच्चे, बीमार परिवार के लोग एक छोटी सी झोपड़ी में बनाकर किसी तरीके से मलिन बस्तियों में रहते हैं। सरकार को उनके लिए कोई बड़ी योजना लानी चाहिए। जैसे पहले गोविंद बल्लभ पंत इत्यादि ने पूरी की पूरी शहर बसाए। स्मार्ट सिटी का नारा देने वाली सरकार को इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। कहीं भूमि की व्यवस्था करा के उनके पक्के मकान बना के उनको दिए जाने चाहिए और तब उनको हटाया जाना चाहिए। आप किसी को कहीं से भगा दें, ये कोई रेमेडी नहीं हो, बस वो जाएंगे कहीं और जाके टिकेंगे, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। सरकार का काम है गरीबों के लिए योजनाएं बनाना, उनको अच्छी सुविधाएं देना, उनके रहन सहन की व्यवस्था करना। तो सरकार को मलिन बस्तियों के लिए निश्चित ही एक कदम उठाने की जरूरत है। जो कांग्रेस सरकार ने 2016 में कदम उठाया था, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। लगातार उसके कार्यकाल को या उसकी समीक्षा को आगे बढ़ा रही है सरकार। हमारा तो क्षेत्रीय दल है,
और हमारे पास इसका परमानेंट सॉल्यूशन है। इसका परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि जो शहीदों ने कहा था कि राजधानी पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए, अगर गैरसैंण में राजधानी यहाँ से शिफ्ट हो जाती है तो इस तरह के जो खर्चे हो रहे हैं, जो एलिवेटेड रोड बनानी पड़ रही है और लोगों को मकान लोगों के शिफ्ट करने पड़ रहे हैं, मलिन बस्ती की बात आप कर रहे हैं, लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। तो इस दिक्कत का परमानेंट समाधान ये है कि जब वहाँ गैरसैंण में विधानसभा भवन बना हुआ है, सचिवालय बना हुआ है, सारी व्यवस्थाएं हैं, तो क्यों ना राजधानी वहाँ शिफ्ट कर दी जाए। अगर हमारी सरकार 2027 में आती है तो जो बजट यहाँ पे लग रहा है फालतू में, उस बजट का सदुपयोग हम जो है पहाड़ी इलाकों में करेंगे, वहाँ रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। वहीं सरकार का कहना है कि रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड को लेकर सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखकर योजना पर काम किया जा रहा है। योजना पर काम तेजी से आगे बढ़े, इससे लेकर भी सभी एजेंसियां समन्वय बनाकर काम कर रही हैं और इसकी निगरानी भी की जा रही है। पुनर्वास और विस्थापन में किसी का अहित न हो, इसके लिए टीमें ग्राउंड पर काम कर रही हैं। सभी प्रभावितों को एक नीति के तहत पुनर्वास, विस्थापन और मुआवजा तय किया जाएगा। योजना के तहत प्रभावित लोगों का ध्यान रखा जा रहा है। वहीं नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि एलिवेटेड रोड को लेकर जिन भवन को नोटिस दिए गए हैं, उन सभी भवन स्वामियों को आपत्ति दर्ज कराने का भी समय दिया गया है। जो मलिन बस्तियों में अभी नोटिस दिए गए हैं रिस्पना और बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर, उस पे कुछ लोगों की जो अपनी बात रखने का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी बात रखने के लिए आया था और इनका यही कहना है कि जितने भी नोटिसेस सर्व किए गए हैं, लाल निशान लगाए गए हैं, उनके संबंध में एक बार दोबारा से वेरिफिकेशन कराया जाए। जो नोटिसेस सर्व किए गए हैं उनमें ऑलरेडी आपत्ति करने का समय अवधि दी गई है और इनको संबंधित को अपने साक्ष्य भी प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया है और उसी अनुसार इनकी प्रॉपर्ली सुनवाई भी समिति द्वारा की जाएगी। देखिए, एलिवेटेड रोड जो देहरादून में बन रही है, उन सब चीज़ों को लेकर के जहाँ पर जो चीज़ें हटानी हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के प्रशासन कवायद कर रहा है। और जैसे कि आड़त बाजार है या कहीं पर कोई मार्केट और भी आ रही हैं, उनके बसाने के लिए उनको कहाँ पर किस प्रकार से उनके व्यापार को इस्टेब्लिश किया जाएगा, इन सब चीज़ों को लेकर के भी सरकार ने सोचा है। और जो बस्तियां हैं, उन बस्तियों में जो पक्के निर्माण हैं, पुराने निर्माण हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के भी सरकार ने निर्देशित किया है। और हमारी ही सरकार है, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने बस्तियों के रेगुलाइजेशन के लिए एक्ट लेकर के आई है, जिसने बस्तियों के लिए जो लोग वहाँ रहते हैं उनके निवास के लिए शिथिलीकरण भी लेकर के आए हैं। तो ऐसा कहीं नहीं है कि कोई भेदभाव किसी के साथ किया जा रहा है। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की स्लोगन से चलने वाली सरकार है और निश्चित रूप से हम इस ओर बढ़ रहे हैं। तो देहरादून के अंदर जिस प्रकार से आप देखते होंगे कि जाम की स्थितियाँ हो जाती हैं और लोग जो यात्री हैं मसूरी जाने के लिए बड़ी संख्या में। आंदोलनकारियों का साफ कहना है कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को कई बार पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई गई, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं। सरकार अमीरों से प्रेम और गरीबों से परहेज करती दिख रही है और ये असमानता अब सड़कों से उठकर सभागारों और आंदोलनों तक पहुंच चुकी है। एक और जहां सरकार बड़ी बड़ी योजनाओं पर त्वरित फैसले लेती है, वहीं गरीबों की आवाजों को अनसुना कर रही है। बस्ती बचाओ आंदोलन अब ये ठान लिया है कि वे बिना किसी ठोस समाधान के पीछे नहीं हटेंगे और ये लड़ाई सिर्फ घर बचाने की नहीं बल्कि गरिमा और इंसाफ की भी होगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।